इसलिए विवेकानंद ने भी कहा था, द वेरी एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो सबसे पहले हम जो बच्चा हमारे पास आता है हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक छोटा सा एग्ज़ाम भी लेते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और बच्चे की रुचि क्या है और उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ किस में है। हमने एक छोटा सा 10,000 स्क्वायर फीट का वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया जो 5 स्टार कैटेगरी का है। उसके अलावा 140 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ जो जिस अपनी उसके हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से वो स्टे कर सकता है और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करा सकता है। और हमने ऐसे बहुत सारे असाध्य रोगों का ठीक किया है जो आज सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में आपको नाइफ के नीचे जाना पड़ेगा। हम एक दिव्यांग स्कूल भी चलाते हैं अपने। मैं कहना चाहूँगा हमारा एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दिव्यांग स्कूल चलता है जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और हम अपने बच्चों को कहते हैं आपको पार्टी करनी है इन बच्चों के साथ कीजिए, बर्थडे बनाना है इनके साथ करिए। किसी बच्चे ने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल खेला है तो उसकी पढ़ाई मुफ्त है। किसी बच्चे ने मेरिटोरियस टॉप रैंक हासिल करी है उसके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। सुकन्या योजना जिसमें हम हर साल 100 कन्याओं को बिल्कुल मुफ्त थ्रू आउट पूरी शिक्षा मुफ्त रहती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मेरे साथ एक विशेष मेहमान हैं जिनके बारे में मैं इतना कुछ बताने जा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि ये करते क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये वो काम करते हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये सीखने और सिखाने के काम में शामिल है। और सीखने और सिखाने का काम जो करता है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करता है। और जब किसी को आप शिक्षित बनाते हैं तो उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया, उसका चीज़ों को परखने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए विवेकानंद ने भी कहा था, द वेरी एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। तो सवाल ये उठता है कि इस जगत में जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं उनका नाम सचिन गुप्ता है। और सचिन गुप्ता इतने कम उम्र में पिछले 10 सालों से इतना व्यापक पैमाने पे कार्य कर रहे हैं जिसको लेकर के इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और दरअसल जिस विश्वविद्यालय का इन्होंने नाम रखा है वो अपने आप में अजीबोगरीब है। सोचिए, संस्कृति विश्वविद्यालय। हम बात कल्चर की करते हैं, हम कहते हैं हम शिक्षित हो रहे हैं पर अपने संस्कृति से दूर हो रहे हैं। पर ये कहते हैं हम आपको शिक्षित करेंगे, हम आपको रोजगार भी दिलाएंगे, हम आपको उच्च शिक्षा में भी भेजेंगे, लेकिन आपको संस्कृति से जोड़े रखेंगे। और शायद यही वजह है कि इन्होंने अपने विश्वविद्यालय का नाम संस्कृति विश्वविद्यालय रखा है। और उसके चांसलर हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता। तो सचिन गुप्ता, TV9 के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस स्वागत का और इस इंट्रोडक्शन का। थैंक यू सो मच। सचिन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि संस्कृति विश्वविद्यालय, हमने बहुत पढ़ा भी है इसके बारे में और अच्छे अच्छे अखबारों में पढ़ा है। और जिस तरीके से आप वैसी जगह पर, जी हाँ, जो जिसकी प्रसिद्धि भगवान श्री कृष्ण के लिए है, और भगवान श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को किस तरह का ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान आज भी इतना ज़्यादा प्रासंगिक है जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं और कहते हैं कि जब जब मैं मुश्किल में होता हूँ तो वही चीज़ पढ़ता हूँ। और मथुरा उनकी जन्मभूमि रही है और मथुरा में आपने संस्कृति विश्वविद्यालय खोला है। वो जगह क्यों आपने चूज़ किया और इस विश्वविद्यालय का नाम आपने संस्कृति विश्वविद्यालय क्यों रखा? देखिए, भारत जगत में जब शिक्षा दी जाती थी तो जितना मुझे पता है काशी एक जगह थी जहाँ से लोग काशी में शिक्षा दी जाती थी, जहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती थी। और उसके बाद किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता तो श्रीनगर जाना होता था उसको, शारदा पीठ में। काशी पीठ से शारदा पीठ जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का मूल मंत्र ये रहा है कि बच्चों को अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का, सबके प्रति काम करने के लिए और शिक्षित होने के लिए उसका 360 डिग्री मैपिंग किया जाता था। तो हमारा भी यही था कि कोई ना कोई ऐसी जगह से शुरुआत करी जाए। हम लोग दिल्ली में रहने वाले हैं तो हमें मथुरा से इससे अच्छी जगह कोई नज़र नहीं आई। श्रीनगर या काशी में जाना तो बहुत दूर था। दिल्ली के पास मथुरा वृंदावन एक ऐसा क्षेत्र था, बहुत पीसफुल है और बहुत प्रोग्रेसिव है और सभी के लिए, देश विदेश के बच्चों के आने के लिए एयरपोर्ट से बहुत पास पड़ता है। सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। तो वो एक हमें जगह अच्छी लगी। वहाँ पे हम सब ने, पूरी टीम ने उस जगह को चुना। और जब नाम रखने की बारी आई तो बहुत सारे लोगों का था
हमारे भी यहाँ तक कि पिताजी के नाम पे रखा जाए या दादाजी के नाम पे रखा जाए या किसी बड़े व्यक्ति के नाम पे रखा जाए, लेकिन हमें अपने ये पूरा जो हमारा बोर्ड था उसका ये निर्णय था कि हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति ऐसा नाम होना चाहिए। लोग जाएँ तो उससे प्राउड फील करें। जब हम विदेश जाते हैं तो अपने देश का नाम लेने, शायद आज से कुछ साल पहले जब हम इंडिया बोलते थे, भारत बोलते थे, कहीं ना कहीं बहुत धीरे बोलते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। कुछ जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं हम भारत से हैं, हम इंडिया से हैं। तो हमने जब यूनिवर्सिटी खोली 2016 में, तो यही था कि अब किसी को भी अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जब तो वो गर्व नहीं होगा, वो बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता। अगर मेरी मूलभूत जहाँ से मैं जन्मा हूँ मुझे उसे कहने में शर्म आएगी तो वो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को पहचानने में बहुत ज़रूरी है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ हमें जाना है, उसमें हमें प्राउड फील होना चाहिए। हमारी शुरुआत छोटी जरूर हो सकती है, लेकिन वो कोई छोटी होना कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। इसलिए हमने मथुरा जैसी, जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उन्होंने पूरे देश को, उन्होंने पूरी दुनिया को उन्होंने गीता का उपदेश दिया, और उसका नाम हमने संस्कृति रखा, ताकि बच्चे की जब उसको कहीं ना कहीं, जैसे बच्चे का नाम, माँ बाप का नाम एक से जुड़ जाता है, विश्वविद्यालय का नाम भी जीवन भर से जुड़ा रहेगा, तो ऐसा नाम हो जिसको लेने में उसे प्राउड फील हो। चलिए, आपने ये बात कही लोगों को प्राउड फील हो, तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने अपने बातों में बीच में कहा कि देश विदेश के लोग आते हैं हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने विश्वविद्यालय में ऐसा क्या पढ़ाते हैं कि विदेश से भी लोग आते हैं। हमने तो सुना था नालंदा में लोग कभी आते थे, दूर देश से आते थे, और नालंदा की पढ़ाई ज़बरदस्त थी, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को किस तरीके से छत विछत किया गया आप जानते हैं। तो मैं वही आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ऐसी क्या विशेष पढ़ाई आपके यहाँ है कि देश के भी लोग आते हैं, विदेश के भी लोग आते हैं, और आपका विश्वविद्यालय बहुत चर्चित है, और चर्चित कई मायने में। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो, आपके विश्वविद्यालय का नाम आता है, आपको कई अवार्ड मिलता है, तो किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं आप? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसका रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं रहता, या कुछ लोग रोजगार के लिए शिक्षित तो हो जाते हैं पर हायर स्टडीज़ में जाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्पेशलाइजेशन उस तरह का हो नहीं पाता, या जो लोग कुछ शिक्षा लेते हैं तो उनको रोजगार मिल नहीं पाता है, और भारत जैसे विशाल देश में रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो क्या आपके ज़हन में इस तरह की बातें भी रहती हैं? क्या आपके यहाँ विद्यार्थी रोजगारोन्मुखी, मतलब रोजगार के प्रति उनका किस तरह का झुकाव रहता है, और आप उसमें कैसे मदद करते हैं? और अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, स्पेशलाइज्ड होना चाहता है, उसमें आपके यूनिवर्सिटी की भूमिका क्या रहती? देखिए, मैं आपके इन सवालों का जवाब देना चाहूँगा कि जब बच्चा हमारे पास आता है, आजकल की लैंग्वेज में बोलेंगे हमारा कस्टमर हमारे पेरेंट्स होते हैं, सर्विसेज हम बच्चों को देते हैं, जो हम आज की मॉडर्न लैंग्वेज में सो कॉल्ड कहेंगे बिजनेस टर्म्स में। लेकिन एजुकेशन कोई बिज़नेस नहीं है, ना यहाँ कोई कस्टमर है, लेकिन फिर भी इसका कहने का प्राय ये है कि हमारी जिम्मेवारी माँ बाप के प्रति भी रहती है और बच्चों के प्रति भी रहती है। जब हमने यूनिवर्सिटी खोली तो हमारा ध्येय यही था कि हम एक अच्छी शिक्षा दें और शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति बनाएं, ऐसा व्यक्ति जो अच्छा देश का नागरिक हो, अच्छे माँ बाप का अपने अच्छा बेटा हो, जो एक माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं मेरा अच्छा ऐसा हो, और सम्मान के साथ दुनिया उसका नाम ले। उसी के लिए जो हम बच्चे, अब हमने जब अपनी दाखिल प्रक्रिया शुरू करते हैं, एडमिशन प्रक्रिया शुरू करते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स रहते हैं। जब बच्चा एडमिशन लेता है वो दो वजह से लेता है, या तो वो एक कोर्स में जाना चाहता है बिकॉज उसका इंटरेस्ट है, दूसरा या उसके दोस्त ने एडमिशन लिया तो उसने भी ले लिया उस कोर्स के अंदर, उसकी रुचि नहीं है लेकिन मेरे दोस्त ने लिया तो मैंने भी ले लिया, तीसरा माँ बाप ने कहा तुम ये ले लो तो उसका ले लिया, उसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो सबसे पहले हम जो बच्चा हमारे पास आता है हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और एक छोटा सा एग्ज़ाम भी लेते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और बच्चे की रुचि क्या है और उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ किस में है, सो दैट वी कैन एटलीस्ट हैव राइट कप ऑफ टी आप ले रहे हैं, जो 100% नहीं होता, बट फिर भी प्रयास ये रहता है कि क्या बच्चा जो ले रहा है वो अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ले रहा है, नंबर एक। दूसरी, हम माँ बाप से भी बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं।
जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कस्टमर से पूछते हैं भाई आप क्या बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन लोगो बनाते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी करते हैं, करा जाता है। तो हम बच्चे को कच्ची मिट्टी का ऐसा वो मानते हैं बर्तन जिसको हम ढाल रहे हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए माँ बाप की अपेक्षा क्या है, हर बच्चे की अपेक्षा क्या है। तो हम मेंटर मेंटी सिस्टम में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं शुरू में, और उसको जानना चाहते हैं। जानने के बाद अगर उसने कोई कोर्स गलत चुना है तो हम उसको राय देते हैं, सलाह देते हैं कि आप ये कोर्स ना लीजिए, ये लीजिए, ये आपके रूप सही रहेगा। और किसी तरह से हमें लगता है कि ये कोर्स सही नहीं लिया गया, 1 साल के बाद हम उसको फिर से कहते हैं कि आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये भी तय हो गया कि हम कोर्स बच्चा चेंज कर सकता है। तो उस बच्चे को अगर राह में लगता है कि इसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है या कोई और सब्जेक्ट कमज़ोर है, ताकि जब तक वो डिग्री पास हो उससे ये ना लगे मैंने गलत कोर्स चुन लिया था और मैं गलत जगह खड़ा हूँ आज। तो पहली बात तो राइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए। उसके साथ साथ जो आपने कहा, बच्चे को हम जब पढ़ाई करते हैं तो शिक्षा के साथ साथ हम सुबह अपना पाठ हम कहेंगे गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। आज भी हमारी हर क्लास में हम पहले बच्चों को 5 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं उसको अपने जो संस्कार हैं उनके बारे में बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। और हमारे पास मैं बताना चाहूँगा आज 22 स्टेट के बच्चे हैं और 28 कंट्रीज़ के बच्चे हैं। तो 22 स्टेट अपने आप में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हो गया यहाँ पर। तो सब बच्चे जब एक क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे कल्चर पहचानते हैं, तो उन सबको साथ लेके चलते हैं हम। ऐसे ही हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो भी साउथ से भी आती है, महाराष्ट्र से भी आती है और नॉर्थ से भी आती है। मेजर हमारी फैकल्टी साउथ इंडिया से आती है। तो कल्चर एक्सचेंज बहुत रहता है हमारे यहाँ पर। तो जब बच्चा आता है, क्लास में ज्वाइन करता है, हम एक छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं कि जैसे जैसे वो प्रगति करेगा, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहेगा या वो नौकरी चाहेगा या हायर स्टडीज़ में चाहेगा। इसका पर्पस ये जानना होता है ताकि हम उसको उसी ट्रैक के हिसाब से उसको लेकर जाएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, और वो बच्चा ऐसा नहीं जिसने एक बार फॉर्म भर दिया तो वो वैसे ही चलेगा, लेकिन एक शुरुआती दौर पे हम स्टार्ट करते हैं तो हमको उसी एक्सपोजर के साथ आगे ले चलते हैं। अगर वो जॉब गिवर बनना चाहता है तो एंटरप्रेन्योरशिप की उसकी वर्कशॉप्स करी जाती हैं। अगर वो जॉब सीकर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग का बच्चा है, एग्रीकल्चर का बच्चा है, जिस कोर्स का बच्चा है उसके रूप से उसकी इंडस्ट्रीज़, लाइफ के स्टडीज़ उसको दी जाती हैं, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी लाइफ की स्टडीज़ कराई जाती है, ताकि जब बच्चा आगे बढ़े तो अपनी इंडस्ट्रीज़ को पहचान सके, इंडस्ट्री की समस्या क्या है, उसमें किस तरह के रोज़गार उपलब्ध हैं और वो बच्चे के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए ये बच्चा भी जाने, और टीचर उस स्किल्स उनको समय समय पर उस स्किल अपडेट करता था उन बच्चों को। तो उसके साथ साथ जब बच्चे हम ऐसे प्रोग्रेसिव करते हैं तो, लेकिन आज बच्चा सिर्फ कॉलेज में पढ़ने ही नहीं आता, ये बहुत ज़रूरी हमें ध्यान में रखा जाता है। बच्चा यहाँ मस्ती के लिए भी आता है, पढ़ाई के लिए भी आता है, बहुत कुछ सीखने भी आता है, और उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वो स्टार से भी मिलना चाहता है और वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के एनुअल प्रोग्राम होते हैं जो 12 महीने चलते हैं। हमारे यहाँ स्पार्क करके कार्यक्रम होता है जिसमें हर बच्चा अपनी प्रतिभा दिखाता है, उसके अंदर फिल्म स्टार्स और सिंगर्स भी आते हैं। हमारे यहाँ बिज़नेस कॉन्क्लेव भी होते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज़ के नामी ग्रामी लोग आते हैं, और उसके अलावा समय समय पे वर्कशॉप, सेमिनार्स, इंडस्ट्री एकेडमी के लोग आते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है, इन प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, बच्चा ऑर्गेनाइज़ करता है। फैकल्टीज़ और बच्चे, उन लोगों को इनवाइट करना, उस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करना और उनको सी ऑफ करना। तो कभी आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको इनवाइट नहीं करेंगे, हमारे बच्चे आपको इनवाइट करेंगे, बच्चे आपका वेलकम करेंगे, बच्चे आपके साथ चाय पियेंगे, बच्चे आपके साथ रूबरू होंगे, और बच्चे ही आपको सी ऑफ करके आपको धन्यवाद ज्ञापन देकर आपको भेजेंगे। उसके 2 फ़ायदे मिलते हैं। बच्चों का स्टेज फेयर जो हम कहते हैं, बच्चों का इंटरेक्शन फेयर, वो दूर होता है। और जब भी कोई व्यक्ति आता है हम उसे ये कहते हैं कि आप हमारे 2 बच्चों को गोद लेंगे। वो कहते हैं कैसे? हम कहते हैं एक बच्चे को, 2 बच्चों को आप हमारे लीजिए और आप अपना ईमेल दे दीजिए, आप उसके लाइफ कोच बन जाइए। वो जीवन में कभी कोई समस्या हो तो आप उसको, वो आपको ईमेल करेगा, आप उसके जो भी सवालों को जवाब दे दीजिएगा, तो आप उसके लाइफ मेंटर कोच बन गए। इसी तरह जब भी कोई बच्चा है और कोई भी आता है, हम 2 बच्चों को इंटरेक्टिव में उनको सौंप देते हैं कि आप उसके उस फील्ड के अकॉर्डिंग, ताकि जीवन में उस बच्चे को कभी कोई समस्या आए आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और ईमेल पे आपको जवाब देने में कोई संशय भी नहीं होगा। तो बच्चों को जो भी, चाहे लाइफ में अपने करियर के प्रति, अपने परिवार के प्रति या जॉब्स के प्रति, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति, आप जैसे व्यक्तियों से जब इंटरेक्शन करता है, उनसे सवाल जवाब करता है, तो उसको एक नया एक्सपोजर मिलता है। ही इज़ नॉट लाइक अ पीयर ग्रुप में ना रह के उसको वर्ल्ड का एक्सपोजर मिलता है। ये ध्यान रखा जाता है। चलिए, तो आप ये ध्यान तो रखते हैं, लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ऐसी अलग क्या पढ़ाई है? अलग तरीके तो आपने बता दिया, और सही बात है, अलग तरीका निश्चित तौर पर बच्चों को अलग मुकाम हासिल कराता होगा
और इसलिए आप जाने भी जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोर्स जो बहुत जॉब ओरिएंटेड हो, और इस वजह से आपने बताया कि 22 स्टेट के लोग आपके पास पढ़ने आते हैं, तो क्या कुछ ऐसी अलग पढ़ाई पढ़ाते हैं? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के आपको बहुत सारा अवार्ड भी मिला हुआ है, आपको, आपके यूनिवर्सिटी को। तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि इसके लिए कैसे प्रेरित करते हैं, पेटेंट आप कैसे करवाते हैं? क्योंकि मैं बहुत जगह जानता हूँ बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, आईपीआर का मतलब उनको पता नहीं होता है। हम सुनते हैं ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर है पर वो एक कार ठीक कर नहीं पाता है। तो कई बार लोगों ने चिंता जाहिर की है कि बताइए एक मैकेनिक कार ठीक कर लेता है पर इंजीनियर कुछ कर नहीं पाता, जबकि उसके पास डिग्री ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। तो ये समस्या क्या आपके जहन में है? क्या आप इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं? और दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की बात होती है, कभी बीच में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी सेमीकंडक्टर की, तो क्या दुनिया को देखते हुए भी आप कोर्स इन्वॉल्व करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और बच्चे उसमें भी एडमिशन लेते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, कोई भी शिक्षा संस्थान वो रोबोट से डील नहीं कर रहा, वो इंसान से डील कर रहा है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आप और मैं दौड़ेंगे तो एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा ही आएगा। तो हमें तो ये बात निश्चय करना है और माँ बाप को भी निश्चय करना है कि हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। और आपकी परिस्थिति, आपकी जो कहते हैं आपके जो करियर में कहीं ना कहीं आप में जो टैलेंट है वो मेरे टैलेंट में कुछ फ़र्क हो सकता है। तो हमें आपके टैलेंट के हिसाब से वर्क करना है और मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से काम करना है। और अच्छा गुरु वही होता है जो दोनों को अपने टैलेंट में निखारे। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, उसी को ध्यान रखते जो आपने सवाल किया है, ये हमारे जहन में बिल्कुल है। आज बच्चा बैंक अकाउंट तो खोलना नहीं जानता जो इंजीनियर एमबीए कर लेता है, ये भी एक विषय आता है। तो हम कोशिश क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं। बेसिक में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब बच्चा आता है तो हम उनको छोटे छोटे हमको पेंचकस प्लास दे देते हैं और मोटर को खोलना और मोटर को बंद करना स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक ये तुम सीखो कि मोटर होती क्या है, मोटर उल्टी कैसे चलती है, सीधी कैसे चलती है। तो हम बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं उससे विश्वास कराते कि डे वन से आप सुपर इंजीनियर बन जाएंगे, और बेसिक्स में काम कराते हैं। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर तो पहले आपको कंप्यूटर अपना असेंबल करना आना चाहिए, उसकी नेटवर्किंग आनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा कैसे आना चाहिए। तो छोटी सी हमारी एक रीमेक लैब है जहाँ बच्चा उसको रोज़ तोड़ता है, फोड़ता है, बनाता है और वे करता है। कम से कम उसको जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है उसको कम से कम बनाना तो जानता हो। तो बेसिक हमने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद हम ये आज के दौर में कहते हैं कि पहले हम बच्चों को जो पढ़ाते थे, हम एक नौकरी के लिए पढ़ाते थे, जो पता था इस जॉब रोल के लिए पढ़ा रहे हैं। आज मैं बड़े मतलब ये कह रहा हूँ कि हमें ये नहीं पता हम किस जॉब रोल के लिए पढ़ा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कि बच्चा जो 2025 में जो एडमिशन ले रहा है 29 में क्या टेक्नोलॉजी होगी मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता हो, बहुत मुश्किल होगा कहना। तो मैं ये कहता हूँ आज जिस जॉब रोल के लिए हम पढ़ा रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। तो हमें बेसिक उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि बच्चे को कहीं खड़ा कर दे, अपने आप को अपग्रेड कर सके और उस पर आगे चल जाए। तो उसके लिए हम ध्यान में रखते हैं उसके बेसिक प्रोग्रामिंग। कोई भी कोर्स के अंदर अगर हम मैथ सीखना है तो पहाड़े तो करने पड़ेंगे। उसी तरह अगर मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तो मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग और बेसिक मुझे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, उस पर हम काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं जो अपनी केस स्टडीज़ हमें देती हैं। बार बार मैं कहता हूँ डे वन से बच्चों को हम लाइव केस स्टडीज़ कराते हैं। इधर वो बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, उधर केस स्टडी कर रहा है, और उसको हर हफ्ते अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, उस कंपनी की केस स्टडीज़ में क्या समस्या है उनके लिए उनको काम करना है। रही बात पेटेंट्स की, तो इसी तरह हम जो बात कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट में नौकरी की दिक्कत हो सकती है बट प्राइवेट में मैं कहूँगा कोई नौकरी की दिक्कत नहीं है। ये बहुत मैं उसके साथ कहता हूँ, आज अगर मैं आपके यहाँ भी कहूँगा कि आपको क्या एक अच्छा ड्राइवर चाहिए, आप कहेंगे दे दो यार। अच्छा कुक चाहिए, आप कहेंगे दे दो यार। अच्छा लगते ही आप कहेंगे दे दो मुझे। क्यों? क्योंकि अच्छे की सबको ज़रूरत है, लेकिन अच्छे के लिए काम करना, अच्छे पे काम करना कोई नहीं चाहता, और रेडीमेड कोई बनता नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कम से कम बच्चे को एक अच्छा बना सकें, और इट हैपन्स विद पीरियड ऑफ टाइम, इट डजंट हैपन ऑन डे वन। तो धीरे धीरे उस पर काम करते हैं। वो तब होता है जब हमारा बच्चा 4 साल के कोर्स के अंदर एटलीस्ट 2 कंपनी में इंटर्नशिप करता है। उस इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते करते उस इंडस्ट्री को समझ आता है और बच्चे के लिए भी एक रेडी वर्कर बन जाता है। तो इंडस्ट्री कहती है नए बच्चे लाने से अच्छा हम इसी को ले लेते हैं, उनको एक हाफ मेड वर्कर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा है और बच्चे के लिए फ़ायदा है। उसी तरह जो भी फील्ड का बच्चा हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स की एक लैब है मैनेजमेंट विंग के अंदर।
हमारा गति के साथ हमारा एग्रीमेंट है और उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब है। वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के अंदर वर्ल्ड वाइड कैसे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो पूरा एक लैब के अंदर सिखाया जाता है। कोरियर कैसा होता है, सी शिपमेंट्स कैसे होते हैं, एयर शिपमेंट कैसे होते हैं, रूट टू रूट शिपमेंट कैसे होते हैं, वो उस लैब के अंदर आप पार्सल बुक करने से लेकर डिलीवरी करने से लेकर कितना टाइम पीरियड लगता है, कैसे डिलीवरी होता है, उस लैब के अंदर एनालाइज कर लेता है। बैंकिंग लैब है, आप एक कमरे के अंदर पूरा बैंक बना हुआ है, बच्चे के पास यहाँ जाएंगे, अपना खाता फॉर्म देंगे, यहाँ कैश जमा होगा, ये लॉकर खुलेगा, यहाँ करेगा, तो उस कमरे के अंदर वो जब काम प्रैक्टिस करता है उसे पूरा बैंक समझ में आ जाता है। कहीं ना कहीं किसी ने कहा है जब आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो भूल जाते हैं, देखते हैं तो ज़्यादा याद रखते हैं, और जब उसको अपने हाथ से विजुलाइज करके करते हैं तो वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। तो अब हम बिलीव करते हैं हर बच्चे को उसको उसके हाथ से काम कराया जाए ताकि कहीं ना कहीं उसको रटाना ना पड़े, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो, अपने हाथ से काम करेगा तो अपने साथ रहेगा उसके। हमारा हर बच्चा एक चीज़ कहना चाहूँगा, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर इतना शार्प है, आप उसको कोई प्रोग्राम दे दीजिए, क्योंकि हर बच्चा एक प्रोग्राम में शामिल होता है। किसी की शादी या किसी घर में वो फंक्शन हो वो बच्चा खुद कर सकता है, बिकॉज उसे उस प्रोग्राम के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इन्विटेशन से लेकर सी ऑफ तक सारा काम किया हुआ है। तो वो बच्चा कहीं सड़क पे किसी भी खड़ा कर देंगे तो उसको नौकरी के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बच्चे को कोशिश करते हैं वो एक्सपोजर दें। उसके साथ साथ पेटेंट्स में जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था तो मैंने पढ़ा था उनका आइडिया, उनको एक वर्कशॉप में ऐसे बैठे बैठे टॉयलेट में याद आया था। ही थॉट ऑफ इज द आइडिया इन ए टॉयलेट, देन वर्कशॉप में गैराज में सीखा। जैकमा ने भी मैंने सुना था, उनको जब आया था तो ही सच थॉट आउट ऑफ माइंड, ही वाज समवेयर सिटिंग समवेयर। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और कई बार हमें लगता है यार ये आइडिया तो मैंने सोचा था इतने साल पहले, मैंने इसको करा नहीं, और किसी और ने कर लिया, ये तो मैंने सोचा था। तो हम बच्चे को कहते हैं आपका आइडिया कभी भी आइडिया बुरा नहीं होता, उस आइडिया को कैप्चर करो, लिखो और हमें दे दो, हम इसको आपके नाम रजिस्टर करा देंगे। तो हम जितने आइडियाज़ बच्चों के दिमाग में आते हैं, टीचर्स के हाथ में, हम उनको वर्क करते हैं, आपके पास क्या क्या आइडिया हैं बिज़नेस करने के, कोई चीज़ नई बनाने के, जुगाड़ टेक्नोलॉजी के, हम उसको पकड़ते हैं, लिखवाते हैं और सारा कॉस्ट हम बेयर करते हैं और बच्चे को उस पेटेंट का मालिक बनाते हैं और उसके नाम पे पेटेंट कराते हैं। आज बड़े गर्व से याद कहता हूँ, संस्कृति के 2200 पेटेंट हैं। आज 2200 पेटेंट में पिछले 5 साल से लगातार हम टॉप 10 में हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम, और हमारे 4 पेटेंट कमर्शलाइज भी हो गए हैं, जिसमें 47 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 1 लाख हर पेटेंट को इंडस्ट्री ने परचेज़ किया है और उसकी रॉयल्टी बच्चे को गई है। तो कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता, न जाने कौन सा आइडिया कब काम कर जाए। तो हम बच्चों को हमेशा कहते हैं अपने आइडिया को लिखें, और कलाम साहब ने कहा है ड्रीम ड्रीम ड्रीम, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। तो हम हर बच्चों को कहते हैं नो आइडिया इज़ अ बैड आइडिया, और खूब सोचिए, ऊंचा सोचिए, अच्छा सोचिए। चलिए, तो अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए, खूब सोचिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और कलाम साहब की याद भी दिलाई, ड्रीम 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 एंड फ्लाई फ्लाई फ्लाई। और कलाम साहब कहते थे कि मैं अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाना पसंद करूंगा। तो एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक समाज को शेप देने में, एक राष्ट्र को शेप देने में, और उस भूमिका को आप बहुत अच्छे तरीके से अपना रहे हैं। पर मैं एक सवाल अगला आपसे पूछना चाहूँगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, आइडिया को आप पेटेंट कराते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे। पर यह कहा जाता है कि कितना भी डेवलप्ड बेहतरीन कंट्री हो, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, वहां भी 25 से 30% से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। तो आपने कहा ज़रूरी नहीं है सरकारी नहीं मिले, पर प्राइवेट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी मिलना भी एक बड़ा चैलेंज है। ये एक बड़ा चैलेंज है। अब कोई एमए हो और वो कुछ और काम कर रहा हो, उसके दिमाग में आ रहा हो कि मैं तो अपने पढ़ाई के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इस तरह के माइंडसेट को और इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे उन बच्चों के सामने लाते हैं, क्योंकि सबको नौकरी मिलना तो संभव नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपके विश्वविद्यालय में बच्चों के सक्सेस रेट की बात अगर हम करें तो कितने बच्चे नौकरी में सफल होते हैं, कितने बच्चे हायर स्टडीज़ में जाते हैं, कितने बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। पिछले 10 साल का जो आपका अनुभव है वो कैसा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने जैसे पहले कहा था, जब बच्चा आता है तो हम उसे जिज्ञासा जानना चाहते हैं और फॉर्म भरवाते हैं कि वो हायर स्टडीज़ में जाना चाहेगा, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहेगा, या वो जॉब सीकर बनना चाहेगा। तो उसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे यहाँ 2 इंक्यूबेशन सेंटर है। एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर DST का इंक्यूबेटेड हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है। एक यूपी गवर्नमेंट स्टार्टअप में, अंडर यूपी स्टार्टअप में हमारे पास मीटी के अंदर एक स्टार्टअप है, जहाँ पे हम 10 स्टार्टअप ऑलरेडी बना चुके हैं
और अभी हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी 15 स्टार्टअप्स कामयाब चल रहे हैं जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। और उसके अलावा डीएसटी के अंदर 25 स्टार्टअप का हमें उन्होंने 2.5 करोड़ का हमें फ़ंड दिया है, जहां हम 10 स्टार्टअप को ऑलरेडी 10 लाख का हम फंडिंग करने के तैयार बैठे हैं और अगले महीने उनको सबको 10 लाख के चेक दिए जाएंगे और 1 करोड़ का स्टार्टअप का हम फंड दे रहे हैं। तो उसका आइडिया और पर्पस यही है, जो बच्चे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनना, उनके लिए पूरा इंक्यूबेशन सेंटर है, उनके लिए बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, उनके लिए एंजल इन्वेस्टर्स के हमारे एमओयूज़ हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट दे नीड अ गुड आइडिया, गुड वेंचर। उसके लिए हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो है समय समय पर बच्चों से इंटरेक्शन करता है, सेमिनार भी करते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं और जो बच्चों के आइडियाज़ हैं उनको लेके हम उस पर वर्क करते हैं। उसका फाइनेंशियल आइडिया कैसा है, उसकी वर्केबिलिटी क्या है, लॉन्गेविटी क्या है, और जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं या जो बेकार भी होते हैं तो उनको बेटर कैसे करा जाए, इसके हम आईआईटी में बूट कैंप भी ऑर्गेनाइज जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। अभी हमारे बच्चे आईआईटी कानपुर में गए हैं बूट कैंप में पार्टिसिपेट करने, जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को लेके गए हैं, जहाँ फ़ॉरेन से इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और एंजल इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। पर्पस ये है बच्चों को एक्सपोजर देना, बच्चे तो उस कुएं तक लेके जाना जहाँ उनको उनकी मंजिल मिले। हम उनको वहाँ तक ले तैयार करते हैं। हमारे यहाँ कंपनी की फॉर्मेशन करना, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्लस बिजनेस आइडियाज़ के लिए पूरा आईटी सेटअप और वी वर्क स्टेशन मिलता है, जहाँ बच्चे अपने ग्रुप वर्किंग में, और ज़रूरी नहीं वो संस्कृति के बच्चे वो बाहर के भी हो सकते हैं और हमारे बच्चे बाहर वालों के साथ कोलैबोरेशन करके चाहें तो वो भी ओपन है। द आइडिया इज़ टू मेक देम एंटरप्रेन्योर। उन एंटरप्रेन्योर को कैसे बनाया जा सकता है, उसमें हमारा निफ्ट के साथ हमारे एमओयूज़ हैं, हमारी बहुत सारी कंपनी साउथ के साथ उनके एमओयूज़ हैं, और बच्चों को उनको एक्सपोजर देके एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। सिर्फ जो आजकल कहते हैं बबल, जो वैल्यूएशन बना के और कंपनी को क्रिएट कर दी और पैसे कमा के निकल जाए, वो आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मेहनत ही है जो आपको आगे लेके जाएगी। तो अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कीजिए और अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिस्क टेकिंग करिए, और रिस्क के लिए आपको फंड की आज कमी लग सकती है, पर आपका आइडिया अच्छा हो तो अपने आप बिकेगा वो। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हम जो होते हैं 10 लाख की फंडिंग उसको देते हैं, चाहे हम दें, चाहे वो संस्कृति दे, चाहे कहीं से अरेंज कराएं। वी मेक इट श्योर कि बच्चे को फंडिंग दे के उसका हम उसको पंख दें उसके आइडिया को। क्या इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है आपके बच्चों को? आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो रेपुटेड यूनिवर्सिटी हो उससे आपका कोलैबोरेशन है? तकरीबन 25 यूनिवर्सिटी से हमारा अभी टाई अप है, एमओयूज़ हैं, जिनके साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमारी 3 कंट्रीज़ में स्टार्ट हो गए, एक रशिया में, एक वियतनाम में, एक मलेशिया में और एक यूरोप में। 4 हमारे ऑलरेडी एमओयू स्टार्ट हो गए हैं और इस साल से बच्चे वहाँ पर मतलब फॉर अ सेमेस्टर वहाँ पे जाके पढ़ सकेंगे मात्र 500 रुपये महीना में। मात्र 500 महीना में आप वहाँ जाके लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और उनका स्टे, अकोमोडेशन सब फ्री रहेगा। तो ये हमने कहा है कि हमारे पास बच्चे बहुत मिड सेगमेंट के आते हैं और अपर मिड सेगमेंट के आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको पैसे की वजह से कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हमने ऐसे एमओयूज़ किया। और वो कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, तो उनको अच्छा एक्सपोजर देने के लिए। और इसके अलावा 28 कंट्रीज़ के बच्चे हमारे पास यहाँ पढ़ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा हमारे प्लेसमेंट में हमारे बच्चे आज दुबई, यूएई, टर्की, वेनिस, पेरिस, बहुत जगह हमारे बच्चा जॉब कर रहे हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक हमारे यहाँ एक कारपेंटर का बच्चा है, एक मोची का बच्चा है, जिसकी शायद हमें याद था फीस बिल्कुल माफ़, हम ऐसे बच्चों को फीस माफ़ भी करते हैं जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। आज वो 22 लाख का पैकेज वहाँ काम कर रहा है और सारा पैसा अपने घर भेजता है अपने गाँव में, और वो 22 लाख जब माँ बाप को मिलते हैं हर महीने, तो सोचिए आप 22 लाख का एनुअल पैकेज है, तो सॉरी हर महीने पैकेज है 22 लाख का, कितना उसको खुशी मिलती होगी। और रहना खाना फ्री, जो बच्चा आता है तो बार बार संस्था में आता है और एक सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक बनता है। आज वो होटल मैनेजमेंट कंपनी में एक शेफ़ है वहाँ पे होटल में 5 स्टार में। तो ऐसे बच्चे प्रेरणादायक बनते हैं जिनको पैसे की वजह से कोई उनका ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करने में दिक्कत नहीं हुई, और आज वो अपने गाँव में, मथुरा में सबके लिए एक वो बन गए हैं, सिंबल ऑफ सक्सेस बन गए हैं। तो इसी वजह से संस्कृति का नाम ऊपर है कि उसके बच्चे आज इंडिया में नहीं फ़ॉरेन में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, और जब वापस आते हैं तो अपने माँ बाप को, जिस तरह से माँ बाप खुश होते हैं वही खुशी हमें सबसे अच्छी लगती है। आपने ये बात की, मैं आपसे ये सवाल ही करने वाला था, क्योंकि अक्सर हमने जब हम पढ़ाई करते थे तो यूनिवर्सिटी में ये बात आती थी, शिक्षा का निजीकरण रोको, ये बहुत महंगी शिक्षा हो जाएगी, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाइए, इस तरह की बात होती थी, क्योंकि मोची का बच्चा, कारपेंटर का बच्चा, गरीबों का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि क्या आप गरीबों के मेधावी बच्चे को अपने साथ लेते हैं, या कोई भी गरीब बच्चा जो इंटेंशन रखता आपके यहाँ पढ़ने का, या मिडिल क्लास सेगमेंट के बच्चे भी आपके यहाँ पढ़ सकते हैं? हमारे पास तकरीबन 8 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स के बेस पे स्कॉलरशिप्स है,
किसी बच्चे ने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल खेला है तो उसकी पढ़ाई मुफ्त है। किसी बच्चे ने मेरिटोरियस टॉप रैंक हासिल करी है, उसके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। सुकन्या योजना, जिसमें हम हर साल 100 कन्याओं को बिल्कुल मुफ्त, थ्रू आउट पूरी शिक्षा मुफ्त रहती है। कोई कोर्स हमारे यहाँ से पढ़ ले, पूरी हाई एजुकेशन मुफ्त संस्कृति में उसको। उन 100 कन्याओं को ये ना हो कि इसी वजह से उनकी शिक्षा रह जाए। उनका छोटा सा टेस्ट लिया जाता है, सिर्फ उनकी सीरियसनेस और उनकी एग्ज़ाम, अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि को देखने के लिए। ऐसी सुकन्या योजनाओं को हम पिछले 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा मेरिट कम मीन्स में हमें चांसलर स्कॉलरशिप है, जहाँ बच्चे अच्छे परसेंटेज लाए हैं बट पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए पूरी स्कॉलरशिप है। तो ऐसा बच्चा कोई भी जो पढ़ना चाहता है, हमारा प्रयास रहता है कि वो शिक्षा से वंचित ना रहे। तो आज संस्कृति में हमें कहूँगा यहाँ से एक मिश्रण ऐसा है जहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और हर तरह के बच्चे आते हैं देश विदेश के, जहाँ उनको पूरा एक्सपोजर मिलता है। तो अभी आपके यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं और पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है और क्या क्या पढ़ाते हैं आप? अगर मैं मेडिकल पढ़ाते होंगे, क्या मेडिकल कॉलेज भी है आपके यहाँ? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज भी है? क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती है? हमारे यहाँ पे तकरीबन 75+ कोर्सेज़ हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक से लेकर यूजी, पीजी, पीएचडी तक है शिक्षा। उसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा साइंसेस, जो मेडिकल हम आयुर्वेद में है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, बायो साइंसेज है, बायोटेक है, बहुत सारी कोर्सेज़ हैं। एमबीबीएस को छोड़ के तकरीबन सभी कोर्सेज़ हैं और हर जगत में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के सपनों को उड़ान दे सकें, उनके जो सपने हैं उनके पूरे कर सकें। मैं ये तो नहीं कहूँगा उसमें हम पूरे 100% सक्षम हैं, बट प्रयास ये है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके और जो माँ बाप के सपने हैं उनको पूरा कर सके। आपने एग्रीकल्चर की बात की और मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि देश का बड़ा तबका अभी भी इस एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई में आपकी सफलता क्या है? क्या बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ने आते हैं और वो पढ़ करके क्या बनते हैं? क्या वो खेती करने जाते हैं, अलग तरीके से खेती करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम सुपर क्रॉप भी कहते हैं, या वो कोई डिपार्टमेंट में चले जाते हैं? तो मैं यही समझना चाहूँगा कि एक तो एग्रीकल्चर हमारा मुख्य पेशा रहा है और उसकी पढ़ाई कराने का मतलब क्या वो बच्चे जीवन में बेहतर कर पाते हैं क्या, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। एग्रीकल्चर में हमारा एक फ्लैगशिप कोर्स है और बताना चाहूँगा हमारा एग्रीकल्चर ICAR से एग्रीक्रेडिट है और ऐसे बहुत ही लिमिटेड विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो ICAR से एक्रेडिट हों, उससे मान्यता प्राप्त हो। हमारे पास 120 सीटें ICAR से हमें मिली हुई हैं और मैं कहना चाहूँगा बहुत हमारा सफल ये कोर्स चल रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे इन कैंपस हमारे पास पॉली फार्म है, ग्रीन फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म है, जहाँ की मिट्टी तक हमने सर्टिफाई करके ऑर्गेनिक कराई हुई है। और उसके साथ साथ हमने अपने आसपास के 100 गाँवों को गोद लिया हुआ है। उन 100 गाँवों के अंदर एक हमने ऐसा केंद्र बनाया है अपने ही विश्वविद्यालय में। जितने भी किसान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी बहुत नमक वाली है, पानी बहुत खारा है, तो ऐसे किसान जिनकी प्रोडक्शन कम है, कोई भी समस्या हो, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आके उस समस्या पे अपनी जानकारी ले सकता है। और KVK के साथ हम टाइप किया हुआ है। भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, चाहे सुनास जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारा जम्मू कश्मीर में है, ICAR के 12 डिपार्टमेंट, ICAR ऑयल, ICAR राइस, ICAR मिलेट्स, सबसे हमारा करार है। उनके साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं और पूरा एक्सपोजर देते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जितनी तरह की फार्मिंग बच्चों को सिखाई जाती है और बहुत अच्छा इमोशन प्रोग्राम होता है, जहाँ बच्चा 4 साल के दौरान वहाँ पे कुछ समय के लिए गाँव में जाता है, किसानों के बीच रहता है और वहाँ खेती सीखता भी है, करता भी है और जो उसने सीखा है उनके साथ शेयर भी करता है। तो गाँव में रह के खेती जब करता है, और वो जो बच्चे करने वाले हैं उनमें मैं कहना चाहूँ किसान के बच्चे भी हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो आज यहाँ से एग्रीकल्चर करने के बाद हाई एजुकेशन करने, कोई इजराइल गया हुआ है, कोई जर्मनी गया हुआ है, कोई स्वीडन गया हुआ है और इंडिया में भी कर रहे हैं और बहुत लोग यहाँ ये प्रोग्राम करके सक्सेसफुल हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप में एग्रीकल्चर के अंदर एक कोर्स चलाया जाता है, मैनेज हैदराबाद का। मैनेज हैदराबाद एक एग्रीकल्चर जाना मानी संस्था है जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स चलता है। 45 डेज़ का ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और हम बच्चे को उसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनाए जाते हैं। हम हर क्वार्टर के अंदर सिर्फ 40 बच्चों को चुनते हैं। उन 40 बच्चों में से हमारा ये होता है उन सबको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए और उनको 7 लाख से 10 लाख तक की फंडिंग कराई जाए, नाबार्ड के माध्यम से, मैनेज हैदराबाद के माध्यम से। और मैं कहना चाहूँगा हमारे 90% बच्चे उसमें एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। ये जो मैंने स्टार्टअप किया उससे हट के अलग एक सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर है, तो ये हमारी सक्सेस रेशियो उसके अंदर भी है कि जो उसके अंदर ड्रोन फार्मिंग है या उसके अंदर डिफरेंट तरह की फार्मिंग है वो हो। हमारे यहाँ पर ड्रोन की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है,
पॉलिटेक्निक के हर बच्चे को इस साल से ड्रोन सिखाया जाएगा, ताकि जो हमारा पॉलिटेक्निक का बच्चा पास आउट हो, एग्रीकल्चर का जो बच्चा पास आउट हो, उसे ड्रोन उड़ाना भी आता हो, ड्रोन रिपेयर करना भी आता हो, ताकि वो टेक्नोलॉजी से कहीं दूर ना रहे। डेटा साइंस पे काम किया जाता है, डेटा इज़ मनी। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेटा हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आपस में MOU है, जहाँ बच्चे आपस में डेटा साइंस पे काम करते हैं। तो कोशिश की जाती है बच्चे को टेक्नोक्रेट भी बनाया जाए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस भी कराया जाए। और जो 10 स्टार्टअप हमने DST के हमने पास करें, वो सब एग्री टेक्नोलॉजी के अंदर हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, यानी एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी। तो आप आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे जो हम कहते हैं हमारा जो किसान का जो प्रोडक्शन है सीधा B2B जाए, ना कि बीच में जो मध्यस्थता करते हैं उनको हटाकर कैसे हम उसको ऐप के थ्रू या कैसे डिलीवरी कराया जाए। उसको एक स्टार्टअप अभी हमने पास किया है जिसकी टर्नओवर ऑलरेडी 70 लाख हो चुकी है, अभी हमने उसको पास ही किया है। तो हम ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और ये हमारी देश की कहीं ना कहीं ज़्यादातर इनकम कृषि क्षेत्र से आती है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं ये कोर्स लेने के लिए। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं अगले कोर्स की भी बात करूंगा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की भी बात आपने की। और आजकल लोगों का झुकाव इधर बहुत हुआ है और लोगों को ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज इसी पद्धति से हो सकता है। ये फैकल्टी कितना सफल है आपके यहाँ पर? ये डिपार्टमेंट कितना सफल है? कितने बच्चे आते हैं और वो लाइफ में क्या कर पा रहे हैं? मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा संस्कृति विश्वविद्यालय में आप आएँ और हमारा आयुर्वेद डिपार्टमेंट देखें। मैं बड़े गर्व के साथ कहूँगा हमारी फैकल्टीज़ जो 70% फैकल्टीज़ साउथ इंडिया से हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमने आयुर्वेदा शुरुआत करी तो 2016-17 में मैं खुद उडुपी, केरला, कर्नाटका, हासन, जहाँ से आयुर्वेद आज भी रग रग में बसा हुआ, वहाँ मैं जाकर खुद रहा, स्टडी करा। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक छोटे से कॉलेज की भी आयुर्वेद मेडिसिन की जो टर्नओवर 100 करोड़ रुपये है सिर्फ मेडिसिन सेल करने की, नॉर्थ में शायद इसका इतना चलन नहीं है, शायद एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन हमने 2017 में शुरुआत करी और आज नॉर्थ में टॉप कॉलेजेस में हमारा आज नाम आता है। उसकी वजह यह है कि हमने ब्लैक फंगस को आयुर्वेद से ट्रीट करा, जहां मॉडर्न मेडिसिन ने कहा था आँख निकालनी पड़ेगी। आप उस आदमी के बारे में सोचिए जिसको बोला आँख निकाली जाए, और हमने नेत्र तर्पण से उसकी आँखें ठीक करी। हमने ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसको लोग कहते हैं ऑपरेशन से ठीक करना पड़ेगा, हम कहते हैं नी सर्जरी मत कराइए, रोबोटिक सर्जरी मत कराइए, पहले पंचकर्म करा के हमारे यहाँ आ जाइए, जानू बस्ती करवा लीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए, आप ट्रीटमेंट कराइए। एक छोटा सा वेलनेस सेंटर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसके लिए लोग आज बैंगलोर पहले जाते थे, कर्नाटका जाते थे, केरला जाते थे। हमने एक छोटा सा 10,000 स्क्वायर फीट का वेलनेस सेंटर स्टार्ट किया जो 5 स्टार कैटेगरी का है। उसके अलावा 140 बेड का हॉस्पिटल है जहाँ जो जिस अपनी उसके हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ स्टे कर सकता है और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करा सकता है। और हमने ऐसे बहुत सारे असाध्य रोगों का ठीक किया है जो आज सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में आपको नाइफ के नीचे जाना पड़ेगा। और 100 गांव जो हमने गोद लिए हैं उन गांवों के अंदर सभी महिलाओं का हम कहते हैं अगर महिला स्वस्थ तो घर स्वस्थ, उनकी डिलीवरी फ्री, 3 दिन की दवाई फ्री। हमने ऐसे अल्जाइमर ऐसे को रोग असाध्य रोग को ठीक करा है पंचकर्म से। जो आदमी अपना हाथ में क्या मोबाइल तो क्या कभी नहीं पकड़ पाता था, आज वो अपने हाथ से चाय भी पीता है और अखबार भी पढ़ता है और खाना भी खाता है। तो ऐसे लोगों को हमने ठीक करा है जो पूरा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं उसको हमने पंचकर्म से ठीक करा है। समय लगता है, थोड़ी सी महंगी मेडिसिन होती हैं, बट हमारे इंडियन मेडिसिन में इतनी जान है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आयुर्वेद को आज इतना एक आयुष मंत्रालय अलग से बनाया और आज वो बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और हमारे बच्चे आज जगह जगह जाके अपनी डिस्पेंसरी लगाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, तो ऐसे असाध्य रोग को ठीक कर रहे हैं जो सोच भी नहीं सकते थे, चाहे वो आँख का हो, चाहे बैक का हो, चाहे नी का हो, और ऐसे लोगों को ठीक कर रहे हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा क्योंकि आजकल कैंसर बड़ा प्रिवेलेंट है जी। और कैंसर का कारक है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। हम सुबह से रात तक बहुत सारा ऐसा चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कैंसरस होता है। और दूसरा उसका ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है कि लोग सुनते ही घबरा जाते हैं कि आखिरकार इसका इलाज कैसे होगा। तो सबसे पहले शुरुआत वहाँ से हो कि हम खाएं क्या, क्योंकि प्रोडक्शन के नाम पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की मदद से कि वो अगर बंदा खाता है तो आज ना कल बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। इसलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला है कि हमारा ऑर्गेनिक फूड हो,
हमारा नेचुरल फूड हो, हम उस तरह का खाना नहीं खाएं जिसमें इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो। और दूसरी तरफ आप ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद से कराने की बात कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेट आप कर पाते हैं क्या? आप अपने बच्चों में ये ज्ञान दे पाते हैं क्या कि हमारा खाना कैसा हो और हमारा इलाज कैसा हो? मैं इससे आगे बढ़ के एक बात तो कहना चाहूँ, किसान जब अपने लिए खेती करता है 10 एकड़ की ज़मीन में, तो 1 एकड़ में अपने घर के लिए गेहूँ अलग से उगाता है और 9 एकड़ में बाज़ार में बेचने के लिए जाता है, क्योंकि वो जानता है उसके अंदर पेस्टिसाइड मिला है और मैं जो खा रहा हूँ साफ़ खा रहा हूँ, जो बाज़ार में बेच रहा हूँ कैसा बेच रहा हूँ। ये तो रही एक बात। हम अपने बच्चों को इतना कोशिश करते हैं, इतना तैयार करें कि बच्चा ना सिर्फ आयुर्वेद बल्कि हमारे लाइफस्टाइल, फूड डिसऑर्डर, इन सब को जाने और आगे तक पहुंचाए। इसके लिए हमारे कुछ प्रोग्राम चलते हैं जिसको बताना चाहूँगा। नंबर 1 हम चलाते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के अंदर साउथ में बड़ा प्रेवलेंट है, नॉर्थ में इतना नहीं है। जब माताएं बहनें जो होती हैं वो प्रेगनेंसी की तो बढ़ती हैं, तो एक तो पहले होता है अपने वूम को क्लियर करना, तो उसको प्रोग्राम, एक अलग प्रोग्राम होता है। और जब आप गर्भ कर लेते, धारण कर लेते हैं, 9 महीने का कार्यक्रम चलता है। हम इसको ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं और बड़े गर्व के साथ कहूँगा 1000 से ज़्यादा महिलाएं इस कोर्स को कर चुकी हैं और कर रही हैं। गर्भ संस्कार ये 9 महीने कोर्स रहता है ताकि आने वाला बच्चा दिव्यांग ना हो, वो मेंटल उसका अच्छा हो और अच्छा वो शार्प माइंड बच्चा बने। नंबर 2, हम हर पुष्य नक्षत्र पे उसको ड्रॉप्स पिलाते हैं और 12 साल की उम्र तक के कम बच्चों को पिलाते हैं। और उसका आउटकम हमने जब उसका मैपिंग किया तो हमें बहुत संस्थाओं में जिन बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई गई थी वो सोन भस्म से वो संस्कार वो बनती है, ड्रॉप्स बनती है, थोड़ी महंगी होती है, तो 100 बच्चों को हर महीने पिलाते हैं हम, तो उनके माइंड बहुत शार्प हो गए। तो हमारी इंडियन मेडिसिन में इतनी वो जान है कि बच्चों के माइंड शार्प होने लगे इस ड्रॉप को पिलाने के बाद। और आज उसका रिजल्ट ये है कि बच्चे आज हमारे पास लाइन लगा के आते हैं, ड्रॉप्स पिलाइए, लेकिन हम 100 बच्चों को पिला पाते हैं। गर्भ संस्कार जैसे कि मैंने बताया, उसके अलावा हम समय समय पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं मेंटल हेल्थ को लेके, लाइफस्टाइल को लेके। जैसे हम कहते हैं कि गेहूं हमारे देश का है ही नहीं, मैक्सिको से आया हुआ है, हम कहते हैं आप मिलेट्स पे आ जाइए, नहीं आ पाते तो कैसे आप धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे बच्चे हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे जो बाहर जाके इस बात को आगे लेके चल रहे हैं और कैसे हम भारत को अच्छा हेल्दी बना सके। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, उसका सबसे ज़्यादा जन्म करने वाला गेहूं और चीनी है कि चीनी ना लें, गुड़ खा लें, और अपना गेहूं ना खाएं तो मिलेट्स पे आ जाएं। तो चावल जो है साउथ का जो मोटा चावल जिसको बोलते हैं, लाल चावल बोलते हैं, वो चावल लें। बासमती चावल, दूसरा चावल जो होता है हम उसको छोड़ के वो चावल खाएं तो हमारे लिए शायद फ़ायदा रहता है, तो प्रोटीन्स भी होते हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जानकारियाँ जो होती हैं अगर आप सब तक पहुँचें तो मेरे ख्याल से सबको फ़ायदा मिलता है। और हमारे इस कोर्स से बहुत बच्चों को फ़ायदा मिला है। और 100 गाँव के अंदर तो आप आएँगे, कभी हम घुमाएँगे आपको, कितना हमने वहाँ चेंजेस किए हैं तो हम आपको देखने को मिलेगा। खेती के अंदर, वो आयुर्वेद के अंदर, और हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे वहाँ पर आज कंप्यूटर लिटरेसी देते हैं गाँव में बच्चों को। हमारे मैनेजमेंट के बच्चे वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं हर सैटरडे को। तो हम एनएसएस कैंप के थ्रू, एनसीसी कैंप के थ्रू हर फ्राइडे सैटरडे को क्लासेस चलाते हैं। हमने ऑनरेबल गवर्नर जो हमारी हैं उत्तर प्रदेश की, आनंदी बेन जी के साथ मिलके हमने 100 स्कूलों को, हमने आंगनवाड़ी स्कूल को गोद लिया था। उन स्कूल में सभी को पेंट करा के उनमें फर्नीचर देने के बाद आज हमारे बच्चों पढ़ाने जाते हैं। कहीं शिक्षक की कमी होती है तो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो कोशिश ये है कि संस्कृति जहाँ पर है वो ही नहीं बल्कि आसपास के 100 गांव भी वो खूब फले फूलें, वहाँ पे कोई शिक्षा की कमी ना रहे, वहाँ पे रोज़गार की कमी ना रहे, और वो करें। उसके साथ साथ हम एक दिव्यांग स्कूल भी चलाते हैं अपने। मैं कहना चाहूँगा हमारा एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दिव्यांग स्कूल चलता है जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और हम अपने बच्चों को कहते हैं आपको पार्टी करनी है इन बच्चों के साथ कीजिए, बर्थडे बनाना है इनके साथ करिए, इन पे दया मत कीजिए, इनके साथ खेलिए। तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन है जो छोटा भारत वहाँ पे चला रहे हैं हम। मेरे ख्याल से हमारा सबका प्रयास है कि सब इंक्लूसिव एजुकेशन हो। बच्चों को आर्ट ऑफ गिविंग भी आनी चाहिए, जो उन बच्चों के साथ सीखते हैं कि तुम कहाँ पे खड़े, और वो जो बच्चे जिनकी उनमें कोई गलती नहीं है, वो जो ऐसे पैदा हुए, उनसे कितने आप सुपीरियर हैं, और भगवान को धन्यवाद कीजिए और अपने माँ बाप को धन्यवाद कीजिए, आप कितने बेटर हैं। तो यही शायद रोज़ उनको प्रेरणा मिलती है और आगे अच्छा बनने के लिए उनको संस्कार मिले। चलिए, एक सवाल जो मेरे मन में, क्योंकि आपने कई बार यूज़ किया इंडियन मेडिसिन, ये क्या कहाँ तैयार होता है? क्योंकि अगर आप एलोपैथी से इसका कंपैरिजन करेंगे तो बड़े अच्छे डॉक्टर सब विदेशी दवा ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि उसके एफिकेसी पे उनका भरोसा ज़्यादा रहता है। आप इंडियन मेडिसिन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो कैसे ये कहाँ बनता है और कैसे आप कह रहे हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव होता है?
कुछ मेडिसिन तो जैसे त्रिफला चूर्ण है, च्यवनप्राश है, कुछ क्रीम्स हैं जो बिल्कुल दूध से बनती हैं और ऐसे बनती है, कोई कॉस्मेटिक से नहीं बनती हैं, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता। ऐसी क्रीम होती जो होती है, शहद हमारे यहाँ पे बनता है। ऐसी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं अपनी रसशास्त्र लैब के अंदर। हमारे छोटी सी लेबॉर्ट्री है और आने वाले समय में अपने लिए हम मैन्युफैक्चरिंग खुद स्टार्ट करने वाले हैं कुछ मेडिसिन की। बहुत सारी मेडिसिन हम केरला से मंगवाते हैं और दिल्ली में जितनी जड़ी बूटियाँ या ऋषिकेश जड़ी बूटियाँ उनको लाते हैं, उनको यहाँ कूट के अपने यहाँ बनाते हैं और बच्चे उन मेडिसिन को बनाना भी सीखते हैं। ऐसे तकरीबन 200 मेडिसिन जो बच्चे खुद यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर बनाना सीखते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं और फ़ायदा भी करती है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और इसलिए दर्शकों, जब भी आप इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जो केवल शिक्षित ही नहीं करता बल्कि वो कंप्लीट मानव बनाता है, संपूर्ण मानव। अगर आपको शिक्षा लेनी है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपका अपना दृष्टिकोण कैसे बदलना है, आपका कैसे अपना नज़रिया बदलना है, वैसी शिक्षा जो आपको रोजगार तो दे ही दे, लेकिन साथ ही साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी विशेष प्रभाव डाले। और यही काम संस्कृति विश्वविद्यालय बखूबी कर रही है। इसलिए हमारे साथ सचिन गुप्ता जी बैठे हैं और उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला TV9 के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। सचिन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे मन में बहुत सारे अभी भी सवाल हैं, उम्मीद करते हैं हम अगले पॉडकास्ट में आपसे वो सवाल भी करेंगे। पर आप भारत की सेवा इस तरीके से कर रहे हैं, मथुरा की भूमि पर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक गौरव की बात है। इसलिए TV9 पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमें आमंत्रित करने के लिए, और यही कहना चाहूँगा ये एक प्रोसेस है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके सपने पूरे कर सकें, और उसमें सबका योगदान, फैकल्टीज़ का, माँ बाप का, सबका योगदान है। इसी के लिए सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद।